तो बच्चों, इस लेक्चर में आज हम स्ट्रेन गेज और स्ट्रेन रोजेट, डायनोमीटर, प्रूफिंग रिंग, बेंचमीटर एंड ऑरिफिस मीटर के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या होता है। फर्स्ट, स्ट्रेन गेज और स्ट्रेन रोजेट। स्ट्रेन रोजेट क्या है ये? दे आर रजिस्टर यूज टू मेजर स्ट्रेन ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेन मेजर करने वाला क्या है? ये एक रजिस्टर है। It is an register to measure strain on any object. स्ट्रेन क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, यानी किसी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उस लेंथ में लोड लगाने पर, फोर्स लगाने पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, उसकी लेंथ पे क्या चेंज आ रहा है। सपोज करो एल उसकी लेंथ है। इफ एल इज द लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, और ये चेंज हो जा रही है डेल्टा एल, ठीक है, इतना बढ़ जा रही है, यानी कि जो लेंथ है आफ्टर अप्लाइंग लोड, इट इज एक्सटेंडिंग टू डेल्टा एल, तो इसकी स्ट्रेन क्या हो जाएगी? व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन विल बी डेल्टा एल, ये चेंज हुआ डिवाइडेड बाई एल, तो दिस इज स्ट्रेन। तो यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर स्ट्रेन रोजेट के अंदर जो इसकी कंस्ट्रक्शन है आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है? एक ग्रिड लेंथ है। दिस इज ग्रिड लेंथ, यहाँ से यहाँ तक। ग्रिड विड्थ है, ये विड्थ है, और ये मेजरिंग ग्रिड है। दिस इज मेजरिंग ग्रिड। कैरियर, ये कैरियर है, ये इसके आउटर कवरिंग है जैसे यहाँ पे दिखाया गया, और ये लीड कहलाती है। और इसमें चेंजेस कैसे होते हैं, यानी स्ट्रेन कैसे डेवलप होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोड लगा रहे हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और हम जो लोड लगाते हैं इस पर, तो वो यहाँ पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है, यानी इसकी जो लेंथ है वो कम होगी लोड लगाने पर। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेन गेज लगाया हुआ है, जब लोड लगाएंगे तो इस पे भी इफेक्ट होगा, यानी इसकी जो लेंथ है वो भी चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेन डेवलप होगा। तो यही है, जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, रेजिस्टर is used to measure strain on an object when an external load is applied on an object, shape of the object changes, यानी deformation occurs, तो यहाँ पे deformation होगा। The strain causes a change in the length and cross sectional area of the wire, तो length और cross sectional area दोनों ही change होंगे यहाँ पर, resulting in change in its electrical resistance, तो जिसकी वजह से इसका जो electrical resistance है वो change होगा। अब electrical resistance कहाँ आया, कैसे आया, ये हम अगली वाली स्लाइड में देखेंगे। तो द चेंज इन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड यूजिंग ए व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट, तो यहाँ पर एक व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट यूज किया जाएगा रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, विच कन्वर्ट द रेजिस्टेंस चेंज इन मेजरेबल वोल्टेज। तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो लेंथ है यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, दिस विल बी रेड इन रेजिस्टेंस चेंज, एंड दिस रेजिस्टेंस चेंज विल बी read or will be converted into voltage change with the help of Wheatstone bridge, जो कि क्लास 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस देखिए, इसकी हेल्प से आप समझ सकते हो कि इसकी जब लेंथ में चेंज हो रहा है तो इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो यानी कि आर जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू रो एल मल्टीप्लाइड बाई रो एल डिवाइडेड बाई ए, जहाँ पर रो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, ओम मीटर, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। कंडक्टर क्या है, यही कंडक्टर है यहाँ पर। तो जब उसकी स्ट्रेन डेवलप हो रही है तो यानी कि स्ट्रेन इसके अंदर डेवलप हो रहा है, रेजिस्टेंस इसके अंदर डेवलप हो रहा है, और ये रेजिस्टेंस कन्वर्ट होगा इनटू इनटू वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ देखिए, इसके अंदर हमने ये जो स्ट्रेन है यहाँ पर, इस जो यहाँ पर स्ट्रेन गेज है, स्ट्रेन गेज को हमने यहाँ पे लगाया व्हीटस्टोन ब्रिज में। व्हीटस्टोन ब्रिज में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12 के अंदर, देर आर 4 रेजिस्टेंसेस, R1, R2, R3 एंड R4, और R4 के प्लेस पर हमने यहाँ पर स्ट्रेन गेज लगाई हुई है। और स्ट्रेन गेज
किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी मशीन एलिमेंट के ऊपर लगी होगी, जिस पे के हम लोड लगाएंगे, चाहे वो कंप्रेसिव हो या टेंसाइल, और वो लोड लगाने से जो इसमें डिफॉर्मेशन होगा रेजिस्टेंस के फॉर्म में होगा, और जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी रेड इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, यानी दिस रेजिस्टेंस विल बी calibrated into voltage. So strain gauge that consists of fine wire wound in a grid pattern and bonded to a flexible substrate यानी बैकिंग मटेरियल से प्लास्टिक, ये क्या होती है, वायर बाउंडेड स्ट्रेन गेजेस, इनको कहते हैं वायर बाउंडेड स्ट्रेन गेजेस, यानी वो स्ट्रेन गेजेस जो कि किसी सब्सटेंस के सबस्ट्रेट के ऊपर क्या करी गई हैं, बॉन्डेड कर दी गई हैं. The strain gauge that consists of fine wire wounded in a grid pattern, ग्रिड पैटर्न पे बाउंड करी गई हैं, लपेटी गई हैं, एंड बॉन्डेड टू ए फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट, और फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट के ऊपर बैकिंग मटेरियल के ऊपर बॉन्ड कर दी गई हैं, चिपका दी गई हैं. When the gauge is subjected to strain, the wire's length and resistance changes proportionally. तो क्या है यहाँ पर, जब गेज के अंदर, स्ट्रेन गेज के अंदर स्ट्रेन डेवलप होगी तो क्या होगा, वायर की लेंथ और रेजिस्टेंस दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज होंगे. स्ट्रेन डेवलप कर रहे हैं तो उसकी जो लेंथ में डिफॉर्मेशन हो रहा है तो अकॉर्डिंगली उसके रेजिस्टेंस में भी चेंज होगा, और ये रेजिस्टेंस चेंज वोल्टेज में कैलिब्रेटेड होगा. द चेंज इन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड यूजिंग ए व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट विच कन्वर्ट रेजिस्टेंस चेंज इनटू ए मेजरेबल वोल्टेज, यानी दिस resistance is calibrated to voltage output. ठीक है. So there are two main types of strain wire bound strain gauges. Wire bound strain gauges भी दो प्रकार की होती हैं. First one is bonded, second one is unbonded strain gauge. And bonded strain gauge कैसी होती है, bonded strain gauge is like this. यानी strain gauge तो strain gauge ही है जैसे होती है, वायर होते हैं उसके अंदर और लपेटे, और इस तरीके से ये इसकी शेप होती है, और यहाँ पर फोर्स कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है. यहाँ पर कंप्रेसिव, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, देख रहे हैं आप. तो क्या होता है इसके अंदर, बॉन्डेड स्ट्रेन गेज के अंदर, गेजेस आर डायरेक्टली बॉन्डेड, दैट इज पेस्टेड ऑन द सरफेस ऑफ स्ट्रक्चर अंडर स्टडी, यानी उस सरफेस के ऊपर, उस स्ट्रक्चर के ऊपर पेस्ट कर दी जाती हैं जिसका कि हमें स्ट्रेन निकालना होता है. ठीक है. And resistance wire strain gauge has wire of diameter 0.25 millimeter or less. वायर भी इतना थिन होता है कि उसका जो डायमीटर है 0.25 मिलीमीटर, देख रहे हैं कितना कम है, 1 मिलीमीटर से भी कम है ये. तो इतना कम डायमीटर होता है, इतना थिन वायर होता है, और इतने थिन वायर से क्या बनती है, ये स्ट्रेन गेज बनती है. दूसरा क्या है, अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेजेस. अनबॉन्डेड यानी कि वो बॉन्ड नहीं है, चिपका ही नहीं जाएंगे यहाँ पर. इसमें क्या होगा, वन एंड विल बी फिक्स्ड. ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम है अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज का. ठीक है. तो इसके अंदर क्या होगा, ये स्ट्रेन गेज है और ये सरफेस पे फिक्स कर दी गई है, वन एंड इज फ्री. यहाँ पर वन एंड इज फिक्स, अदर एंड इज फ्री. And when you will apply load, there will be deformation in the deformation in the strain gauge. The length, the shape of the strain gauge will change, which will be read into resistance change, and resistance further will be calibrated to voltage. So it is a type of gauge in which wire is stretched in an insulating medium. ये insulating medium ही है, और one end of the wire is fixed, other end is attached to the movable element. Insulating medium can be air. Wire can be made up of alloys such as copper, nickel, chrome, nickel, iron, having diameter about 0.003 millimeter. यानी ये bonded strain gauge से भी कम यानी कि बहुत कम थिकनेस वाली है, वायर से बनी है.
These are almost exclusively used in transducer applications. और ये exclusively transducer applications में यूज होती हैं where preloaded resistance wire are connected in a Wheatstone bridge configuration. Second one is dynamometer. Now next topic is dynamometer. Dynamometer क्या होता है? Dynamometer एक डिवाइस है which is used to measure the frictional resistance और frictional torque. फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल टॉर्क मेजर करने वाला एक क्या है? एक डिवाइस है ये, ठीक है। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल टॉर्क इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग ए ब्रेक। यहाँ पे आप ब्रेक अप्लाई करोगे तब जाकर के आपको फ्रिक्शनल टॉर्क मिलेगा। टॉर्क मीन्स वेट मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डायनामोमीटर को आप ब्रेक भी कह सकते हो, विच इज यूज फॉर मेजरिंग द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल टॉर्क। एंड आफ्टर नोइंग द फ्रिक्शनल टॉर्क द पावर ऑफ द फ्रिक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड। पावर कैसे ऑब्टेन होगी यहाँ पर? ठीक है, तो यानी कि आपको अगर टॉर्क मिल गया है, सपोज करो टॉर्क यहाँ पे टी है, इफ यू हैव टॉर्क टी, अगर ये पता है आपको, जो कि यहाँ पे आगे बताएंगे W इंटू एल है, यहाँ पे W वेट है और L क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर पावर निकालनी है तो पावर क्या होगी? ब्रेक पावर, इसको कहते हैं हम ब्रेक पावर, ठीक है। तो ये ब्रेक पावर आप निकालोगे यहाँ पर, दैट विल बी P इक्वल टू 2 पाई एन टी अपॉन 60 से, that will be in watt, that will be in watt, 2 pi nt upon, और n क्या है यहाँ पर? what is n? n is rpm, revolution per minute, यानी जिस रेवोल्यूशन के साथ में ये डायनेमो घूम रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो पर मिनट है, 60 से डिवाइड किया तो पर सेकंड हो गया। तो ये वर्क की यूनिट होती है जूल, तो जूल पर सेकंड यानी कि वॉट। तो यहाँ पर ये पावर हमें इस प्रकार से वॉट में मिलती है। एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स, एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर एंड ट्रांसमिशन डायनोमोमीटर। एंड इसकी डायग्राम में आप समझें यहाँ पर, दिस इज एन इंजन, दिस कंप्लीट इज डायनोमीटर। दिस इज एन इंजन जिसका कि हमें टॉर्क मेजर करना है, ब्रेक पावर मेजर करनी है। यहाँ पर दिस इज कपलिंग, यानी this engine and dynamo are on the same shaft. This one is coupling, this one is tachometer. Tachometer means the speed measuring instrument. यहाँ से ये एक RPM मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट। एंड दिस वन इज डायनेमो, ये पूरा डायनेमो है। दिस इज मोटर ऑफ द डायनेमो, दिस इज आउटर केसिंग और हाउसिंग, दिस इज स्केल, एंड दिस वन इज टॉर्क आर्म, ये टॉर्क आर्म है, ठीक है। तो ये डायनेमोमीटर इन जनरल है। हमें आपको यानी कि आपको समझना है एब्जॉर्प्शन डायनेमोमीटर, यानी कि प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर, ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर, ये प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर का डायग्राम है, इसको समझिए। पहले इसको समझें आप। यहाँ पर एक लीवर है, दिस वन इज द लीवर, दिस वन इज द पुल्ली, एंड देयर आर टू block 1, block 2, and these blocks are tightened with the help of nut. यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये भी स्प्रिंग है। दिस वन इज काउंटर वेट एंड दिस इज पुली, ये एक पुली है। एंड दिस वन इज द शाफ्ट, जिस पर के ये व्हील, जिस पे ये पुली माउंटेड है। एंड दिस मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, दिस पुली मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। एंड जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो ये जो लीवर है, दिस मूव्स अप एंड डाउन। दिस, ये स्टॉपर है यहाँ पर, यानी दिस लीवर कैन मूव अप टू दिस
दिस लीवर कैन मूव अप टू दिस, ऊपर और नीचे इतना मूव कर सकता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। व्हेन दिस पुल्ली मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, लीवर मूव्स अप एंड डाउन। सो हमें क्या करना है यहाँ पर, लीवर के का जो मूवमेंट है, जो मोशन है, अप एंड डाउन हो रही है, वाइब्रेशन हो रहा है, इसको रोकना है। हम चाहेंगे कि जो हमारा ये शाफ्ट है एक कांस्टेंट स्पीड में मूव करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल पुट काउंटर वेट हियर, यहाँ पर हमें वेट लगाएंगे। और वेट तब तक लगाते जाएंगे जब तक कि ये इसकी स्पीड कांस्टेंट ना हो जाए। ठीक है, तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि अब जो हमारा ये इंजन था ये कांस्टेंट स्पीड से रन कर रहा है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे, टॉर्क निकाल सकते हैं। एंड टॉर्क निकालने के लिए लेंथ चाहिए, परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये सेंटर से इस वेट तक की, जहाँ पर वेट अप्लाई किया हुआ है, ये लेंथ क्या है, एल है। सो मल्टीप्लाई दिस लेंथ एल विद द वेट डब्ल्यू एंड फाइंड द टॉर्क। ठीक है, तो प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर क्या है, डिवाइस यूज टू मेजर द पावर आउटपुट। तो इससे पावर मिलती है, जैसे पिछली स्लाइड में बताया, 2π/Nt/60। तो दिस डिवाइस is used to measure the power output of engine or motor by applying a controlled resistive load and measuring the resulting torque and rotational speed. ठीक है, it consists of two wooden blocks placed around a pulley. दो wooden block है, एक ये है, दूसरा ये है। One wooden block this, other one is this. Around a pulley fixed to a shaft of an engine whose power is to be required to be measured. ठीक है, तो और जिस शाफ्ट की हमें पावर निकालनी होती है उसके अराउंड ये क्या होता है, प्लेस किया जाता है पुल्ली को। वैन द ब्रेक इज टू बी पुट इन ऑपरेशन, यानी कि जब हम ब्रेक लगा रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ब्रेक कैसे लगा रहे हैं, जब हम उस पर वेट अप्लाई कर रहे हैं, वेट रख रहे हैं। ठीक है, यही ब्रेक लगाना है। द लॉन्ग एंड ऑफ द लीवर इज लोडेड विथ सुटेबल वेट एंड नट्स आर टाइटन until the engine shaft runs at constant speed। और ये तब तक होगा जब तक कि इंजन का जो शाफ्ट है वो कांस्टेंट स्पीड में ना मूव करना शुरू करे। जब ये कांस्टेंट स्पीड में मूव करेगा, मोशन करेगा, तो क्या होगा, फिर हम इसको वेट रखना बंद कर देंगे, यानी कि वेट बैलेंस हो गया। अंडर दिस कंडीशंस मूवमेंट ड्यू टू वेट डब्ल्यू मस्ट बी बैलेंस टू द मूवमेंट ऑफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक एंड द पुल्ली। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, द मूवमेंट ड्यू टू वेट डब्ल्यू, यानी कि ये जो मूवमेंट है डब्ल्यू की वजह से, ये क्या करेगा, बैलेंस करेगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को। यानी दिस विल ये दिस विल स्टॉप वाइब्रेटिंग, दिस विल स्टॉप मूवमेंट अप एंड डाउन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फिर इसको नोट कर लेंगे कितना वेट है और कितना दूरी पर ये लग रहा है। इस प्रकार से हम टॉर्क निकालेंगे एज शोन इन द नेक्स्ट स्लाइड। So this is Prony brake dynamometer in continued here। कैलकुलेशन समझेंगे यहाँ पर। तो वेट अगर W यहाँ लग रहा है, वेट एट द आउटर एंड ऑफ द लीवर इन न्यूटन, एंड L is the horizontal distance of the weight, L is the horizontal distance, F is the frictional resistance between the block and the pulley in Newton। ठीक है, और F क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक, बिटवीन द ब्लॉक एंड द पुल्ली। दिस पुल्ली एंड ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन भी होगा। अगर मूविंग पार्ट है, रोटरी पार्ट है, तो फ्रिक्शनल होगा नेचुरली। तो अगर वो फ्रिक्शन एफ है और आर क्या है, आर रेडियस है, इफ आर इज द रेडियस ऑफ दिस पुल्ली, देन क्या होगा, एंड एन इज द स्पीड ऑफ द शाफ्ट इन आरपीएम। ये शाफ्ट है, इसकी स्पीड क्या है, कैपिटल एन है, रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। तो वी नो दैट मूवमेंट ऑफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और टॉर्क ऑन द शाफ्ट टी क्या होता है, डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, तो वर्क डन इन वन रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, टी इंटू 2π इन न्यूटन मीटर। यानी टॉर्क, दिस टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर टर्न, इसको मल्टीप्लाई करने से हमें वर्क डन एक रेवोल्यूशन में कितना वर्क हुआ ये निकल जाता है। यानी कि वर्क डन पर मिनट कितना हो जाएगा, 2π टी इंटू 2π एन न्यूटन मीटर में अगर हम बात करें तो।
ठीक है। और ब्रेक पावर कैसे निकलेगी? ब्रेक पावर निकलेगी वर्क डन पर मिनट को 60 से डिवाइड करने पर। ठीक है, तो इसको 60 से डिवाइड कर रहे हैं, आप डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर मिलेगी हमें ब्रेक पावर बीपी इन वॉट, यानी 2π/N/T डिवाइड बाई 60, और टी क्या है, W/L हमने यहाँ से लिख लिया। तो दिस इज कैलकुलेशन फॉर प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर। ठीक है। नाउ प्रूविंग रिंग्स। व्हाट आर प्रूविंग रिंग्स? ठीक है, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है ये रिंग है, दीज आर द रिंग्स। बट ये रिंग तो है, बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग? देखिए यहाँ पर, तो दीज रिंग्स आर द फोर्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पर एक एलवीडीटी है, डिस्प्लेसमेंट सेंसर। डिस्प्लेसमेंट सेंसर यानी एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, यानी ट्रांसड्यूसर है, इसको सेंसर भी कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट सेंसर। देयर इज ए सर्कुलर रिंग, दिस इज प्रोजेक्शन लग, एक्सटर्नल बॉस, force is applied vertically downward, down and upward from here, means this is compressive load। यहाँ से भी कंप्रेस कर रहे हैं, यहाँ से भी कंप्रेस कर रहे हैं, तो जो भी इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा, डिफॉर्मेशन होगा ही होगा नेचुरली। और वो जो डिफॉर्मेशन है कहाँ पे हमें मिलेगा, यानी किससे पता चलेगा, एलवीडीटी की हेल्प से। दिस इंस्ट्रूमेंट विल मेजर दैट डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना फोर्स लगाने पर हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। दिस विल be known with the help of LVDT. So this is a device used in engineering and material testing to measure force or load. It is often a circular ring made up of high strength material. क्या है, एक सर्कुलर रिंग है जो कि हाई स्ट्रेंथ मेटेरियल की बनी होती है, हाई स्ट्रेंथ मेटेरियल लाइक स्टील और एलॉय। ठीक है, विथ प्रिसाइजली नोन एंड कैलिब्रेटेड स्टिफनेस, और ऐसे मेटेरियल की जिसकी स्टिफनेस हमें पता होती है। It is designed to deform under applied force in a way that can be measured and correlated with the applied load. तो इस तरीके से ये बनी होती है, इस तरह से डिजाइन करी गई होती है कि ये इतना ही, जितना हम फोर्स लगाएंगे, जितना लोड लगाएंगे, उतना ही उसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, डिफॉर्म अंडर अप्लाइड फोर्स इन ए वे, ठीक है, दैट कैन बी मेजर्ड एंड कोरिलेटेड विद अप्लाइड लोड। इस प्रकार से इसका डिजाइन करा गया है कि जो हम इस पे फोर्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी डिफॉर्मेशन होगा, दैट विल बी कोरिलेटेड, यानी कि कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, लीनियर हो रहा है कि नॉन लीनियर हो रहा है, लाइक दिस। सो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू द प्रूविंग रिंग इट अंडरगोज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा दैट विल नॉट बी परमानेंट, दैट इज टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है क्या है, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन है, यानी कि जब हम लोड हटा देंगे तो ये जो रिंग है अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगी। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एज पर हुक्स लॉ। अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, जितना फोर्स लगाओगे उतना ही डिफॉर्मेशन होगा। लीनियर चेंज है यहाँ पर, इसका मतलब हो गया ये। इसका मतलब क्या है, अगर डिफॉर्मेशन मैं ये कर रहा हूँ, इसको स्ट्रेन कह रहा हूँ तो इसको स्ट्रेस कहूंगा, तो इसके अंदर जो रिलेशन है क्या होगी, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, जितना स्ट्रेस लगा रहा हूँ उतना इसके अंदर स्ट्रेन हो रही है, इस तरह से समझें आप। तो मेजरमेंट ऑफ फोर्स बाय प्रूविंग रिंग कैसे मेजर होता है, इंस्ट्रूमेंट लाइक डायल गेजेस और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर एलवीडीटी, इसकी हेल्प से। दे आर ऑफन यूज टू मेजर द डिफॉर्मेशन ऑफ द प्रूविंग रिंग। तो ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमें डिफॉर्मेशन बता देता है। द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन इज देन यूज टू डिटरमिन द फोर्स अप्लाइड ऑन द कैलिब्रेटेड कर्व। ठीक है, इसकी वजह से हमें, जब हमें ये डिफॉर्मेशन मिल जाता है तो हम इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए फोर्स। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन, this displacement is calibrated to force।
नाउ मेजरमेंट ऑफ फ्लो, डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट या मेजरिंग ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड। इसके अंदर जो दो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, पहला इंस्ट्रूमेंट वेंचुरीमीटर है। वेंचुरीमीटर की शेप इस प्रकार से होती है, देखिए इसको ओरिजिनल शेप है। इसका जो डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से है, जिसमें हम दो सेक्शन दिखाते हैं, वन इज कन्वर्जिंग, अदर इज डाइवर्जिंग। यानी कि ये जो पाइप है, इसका पाइप का डायमीटर ये इतना है, यहाँ से हमने इसको कन्वर्ज कर दिया, बीच में एक थ्रोट बना दिया। नाउ यहाँ पर हमने इसको डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया। देन फ्लो आउट, जो फ्लूइड इसके अंदर फ्लो हो रहा था इस तरीके से निकल रहा है, यानी फ्लो ऑफ फ्लूइड विल फ्लो इन, विल गो आउट लाइक दिस। दो सेक्शन हमने यहाँ पर लिए हैं अंडर कंसिडरेशन, सेक्शन 1 सेक्शन 2। यहाँ पर हमने कि क्या लगाया है, ये मैनोमीटर लगाया है, मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या करता है, प्रेशर मेजर करता है, हमने जैसे पहले पढ़ा, इट इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो इसके अंदर फ्लूइड फ्लो होगा, दिस मरकरी विल बी डिस्प्लेस्ड, यहाँ आकर के रुक गया ये, तो इसके अंदर ये जो डिफरेंस है, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस इन मिलीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो दिस इज ए डिवाइस यूज फॉर measuring the flow of fluid and works on the principle of Bernoulli's equation। ये बर्नौली इक्वेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। और it has a converging section, ये converging section that gives an increase in the flow velocity। यहाँ पर क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है कन्वर्ज होने के बाद, और यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगी। तो वर्किंग प्रिंसिपल इज Bernoulli's equation, यानी when fluid flows through the venturimeter, it accelerate in the convergent section and then decelerate in the convergent section, then decelerate in the, इसको हम सही करेंगे यहाँ पर, this is divergent section। तो यहाँ पे हम सही करेंगे, this is divergent section। ठीक है, ये डाइवर्जेंट सेक्शन होगा। तो will accelerate here, will decelerate here। एंड डिसलेट एक्सलेट मतलब बढ़ना, स्पीड बढ़ना और स्पीड घटना। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एन अपस्ट्रीम सेक्शन एंड थ्रोट इज मेजर्ड बाय ए मैनोमीटर। ठीक है, तो ये हम मैनोमीटर लगाया है, किस लिए, प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए। यूजिंग दैट डिफरेंशियल प्रेशर एंड अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैन बी एस्टिमेटेड। बर्नौली इक्वेशन लगाने के बाद, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाने के बाद हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यानी Q निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा होगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यानी कि Q क्या होता है, ये Q क्या होता है, Q इज A इंटू V। A क्या है यहाँ पर, एरिया, V क्या है, वेलोसिटी। यानी कि ये क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, V की वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे हम, और बर्नौली इक्वेशन भी लगेगी, जो कि आगे बताएंगे हम। these are used for measurement of the these are used for measurement of the mass flow rate of water, ऑयल और केमिकल। तो किसी केमिकल का, किसी वाटर का या ऑयल का मास फ्लो रेट निकालने के लिए ये यूज होते हैं। इसके जो पार्ट्स हैं कौन कौन से होते हैं, सिलेंड्रिकल इनलेट सेक्शन, सिलेंड्रिकल इनलेट सेक्शन, कोनिकल convergent section, conical convergent, cylindrical throat, this one, and conical divergent outlet, ये इसके पार्ट्स होते हैं। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ वेंचुरीमीटर, जैसे हमने बताया बर्नौली इक्वेशन, दिस वन इज बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, अब बर्नौली इक्वेशन दो सेक्शन के में लगा रहे हैं हम, सेक्शन 1 और 2 के बीच में। तो 1 पर क्या है, 1 पर कुछ प्रेशर होगा, कुछ डेंसिटी होगी फ्लूइड की, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, वेलोसिटी, ठीक है, और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा पाइप का, डायमीटर होगा पाइप का। सेम चीज यहाँ पर भी होगी।
जो यहाँ पर है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर कुछ वैल्यू है तो यहाँ पे कुछ अलग है। ठीक है, इसीलिए इसलिए 1 और 2 लिखा हुआ है सफिक्स में, 1 और 2 सफिक्स में इसलिए लिखा हुआ है कि 1 यानी कि properties of the fluid here and here are different except density of the fluid will be same, but density of the fluid will be same, इसलिए हमने रो 1 रो 2 नहीं करा है। यहाँ पर रो लिया हुआ है g will be constant, g की जो वैल्यू है वो यहाँ भी और यहाँ दोनों जगह सेम होगी। चेंज क्या होगा? चेंज होगा प्रेशर, वेलोसिटी एंड जेड। जेड क्या है? एलिवेशन। जेड इज द एलिवेशन, यानी ग्राउंड सरफेस से कितनी हाइट पर ये, ठीक है, ये चीज है, यानी थ्रोट कितनी हाइट पर है या फिर ये पाइप कितनी हाइट पर है, ये चीज। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एलिवेशन है ये Z1 है, ये वाला Z1 है और ये Z2 है। Z1 और Z2 दोनों सेम ही है, तो Z1 Z2 भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कोई नहीं, आप इसको समझिए अभी। तो यहाँ पर जो ये बर्नौली इक्वेशन है ये क्या कहती है? दैट सम ऑफ प्रेशर हेड, सम ऑफ प्रेशर हेड, इसको हम कहते हैं प्रेशर हेड। सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड, सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस डेटम इक्वल टू कांस्टेंट। ये बर्नौली इक्वेशन का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर हेड है यहाँ और काइनेटिक हेड है प्लस ये है कांस्टेंट होगा, यानी कि जो यहाँ है वो यहीं होगा, वो जो चीज यहाँ है वो यहाँ होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन। तो इसकी हेल्प से हम क्या अननोन चीज निकाल लेते हैं, वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, या प्रेशर निकालना है। ये फाइंड आउट करने के बाद वी विल यूज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, वी विल यूज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? कंटिन्यूटी इक्वेशन इज a1 v1 इक्वल टू a2 v2। ये दोनों इक्वेशन यूज करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मास फ्लो रेट, फ्लो ऑफ फ्लूइड निकालेंगे Q, Q इज a इंटू वी। ठीक है, और पर यूनिट टाइम निकालना है, फ्लो रेट का मतलब तो Q पर यूनिट टाइम है तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, टाइम से कर देंगे इसको डिवाइडेड। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं इससे, फ्लो ऑफ फ्लूइड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड Q। ठीक है, नाउ ओरिफिस मीटर, orifice meter is also a flow of fluid measuring instrument। इसकी शेप कुछ अलग होती है, इसकी शेप इस तरीके से है, एक पाइप है और इसमें क्या है, एक प्लेट है, एक प्लेट है जिसके अंदर होल है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फ्लूइड जब एंटर कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये यहाँ फ्लूइड एंटर कर रहा है इधर, तो एग्जिट कर रहा है यहाँ से। ठीक है, तो जब फ्लूइड एंटर कर रहा है इसमें क्या हो रहा है कि इस यहाँ आने के बाद इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो स्पीड है, ठीक है, जो चेंज हो रही है इसके अंदर। फ्लूइड यहाँ से एंटर करा, यहाँ जाने के बाद स्पीड बढ़ी घटी, तो इसका एक डायमीटर है, यहाँ पे डायमीटर अलग है, ये डायमीटर अलग है, डायमीटर कम हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुआ। यहाँ पे 2 पॉइंट लिए हमने 1 और 2, इन दोनों पॉइंट के बीच में फिर हमने क्या करा, U2 मैनोमीटर लगाया। U2 मैनोमीटर क्या बताएगा, प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो इट इज ए सिलेंड्रिकल ट्यूब दैट कंटेन्स ए प्लेट विद थिन होल इन द मिडिल ऑफ इट, यानी एक प्लेट जिसके मिडिल में एक होल है, हम ऐसा लेते हैं इसके अंदर। थिन होल इसेंशियली फोर्सेस द फ्लूइड टू फ्लो फास्टर। थिन होल क्या करता है, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन फ्लो रेट। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कन्वर्जेंस क्या होता है, वीना कॉन्ट्रैक्टा, वीना कॉन्ट्रैक्टा यूजुअली अकर स्लाइटली डाउन स्ट्रीम। ठीक है, जो यहाँ होना चाहिए वीना कॉन्ट्रैक्टा, यहाँ नहीं होकर के थोड़ा सा नीचे होता है।
ठीक है, ये इसके अंदर कुछ इनएक्यूरेसी आ जाती है, यानी कि जो हमें मेजरमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, लेस एक्यूरेट है ये। दिस इज लेस एक्यूरेट एज कंपेयर टू वेंचुरीमीटर। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कन्वर्जेंस यूजुअली occurs slightly downstream from the actual physical orifice. This is the reason why orifice meter are less accurate than venturimeter, as we cannot use the exact location and diameter of the point of maximum convergence in calculation. Beyond the vena contracta point, fluid expands again and velocity decreases as pressure increases. ठीक है, तो ये है, this is all about orifice meter.